ओके तो लास्ट सेशन वी हैव कंप्लीटेड कि किस तरीके से डेटा टाइप्स होते हैं और उनका बेस्ट कन्वर्जन भी हमने पढ़ा था, इंटीजर के बारे में पढ़ा था। ओके, बेसिकली आइडिया मैंने दिया था कि प्रोग्राम को कहाँ से लिखा जाता है, रन कैसे करना होता है प्रोग्राम्स को, ठीक है। ओके, एंड जो बेसिक प्रोग्राम से इसकी फाइल अभी आपको नहीं मिलेगी, जो हम आगे जाएंगे तो फाइल देने से भी कुछ नहीं, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास वीडियोस भी रहेंगे तो वहां से भी पढ़ सकते हो। सो लेट्स सी, तो वी विल कंटिन्यू। आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने बोला था लास्ट टाइम कि आज का जो टॉपिक है टाइप कास्टिंग का रहेगा। सो टाइप कास्टिंग का मतलब मैंने बोला था कि उस दिन भी मैंने बोला था कि हमारे पास जो डेटा टाइप्स है, ये मेरे पास जो डेटा टाइप्स है, तो जैसे इंट, फ्लोट, ये देखिए इंट है, फ्लोट है, ये इंटीजर टाइप हो गया डेटा टाइप्स। इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन एंड स्ट्रिंग। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है और इस इंटीजर वैल्यू को मुझे किसी भी टाइप में कन्वर्ट करना है, जैसे फ्लोट में करना है, कॉम्प्लेक्स में करना है, बुलियन में करना है या स्ट्रिंग में करना है। या मेरे पास बुलियन वैल्यू है और मैं चाहता हूँ उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं, और ये हमें रिक्वायरमेंट होती है, इसकी रिक्वायरमेंट लगती है हमें, ठीक है, टाइप कास्टिंग की। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा, कास्ट मतलब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, उसी को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो ये हमें टाइप कास्टिंग करनी है, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग करने के लिए, ठीक है, किसी भी टाइप में जाने के लिए, किसी भी टाइप को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट नाम का फंक्शन आता है, जिसकी मदद से हम टाइप कास्टिंग करेंगे। किसी भी टाइप को अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट नाम का फंक्शन आता है, जिसकी मदद से हम फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। किसी भी टाइप को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम कॉम्प्लेक्स नाम के फंक्शन को यूज करेंगे। अगर किसी को बुलियन में कन्वर्ट करना है तो बुल नाम के फंक्शन को यूज करेंगे, एंड किसी को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है तो str नाम का फंक्शन होगा। तो इन 5 फंक्शंस होंगे जो हमें कास्ट करवाएंगे किसी भी टाइप के डेटा को किसी भी टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट। बाकी ऑल टाइप्स को अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम लिखना है तो आप कहाँ पे भी लिख सकते हो, जैसे आईडीएल में भी लिख सकते हो। मैं आईडीएल में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल आईडीएल पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हैं तब हमें क्रिएटर मिल जाता है। डायरेक्टली यहाँ पे भी हम टाइप कर सकते हैं, या यहाँ से फाइल न्यू फाइल करके वहां पे पीवाई से उसको सेव करके उसी को रन कर सकते हैं, डिपेंड्स है। फाइल, न्यू फाइल, ये देखिए, तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। राइट साइड में देखिए, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे पास अब एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है फ्लोट, मैं चाहता हूँ उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैं डायरेक्टली प्रिंट करूंगा उसकी इंटीजर की वैल्यू, कैसे, इंट ऑफ ए। देखो इंट नाम का मैंने फंक्शन यूज करूंगा और ए को भेज दिया। अब ये कितना पॉइंट में, फ्लोट में, तो मैं चाहता हूँ उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो देखो इंट के अंदर ए डाल दिया, जो भी इंटीजर उसकी वैल्यू रहेगी वो डायरेक्टली सीधा प्रिंट होगी, क्योंकि हमने उसको प्रिंट फंक्शन के अंदर ऐड किया। तो ये पहले इसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में एंड देन प्रिंट करेगा। चलो तब तक हम उसको सेव करके रखते हैं। तो उसको सेव करूंगा पाइथन बैच, इसके अंदर cast.py सेव। अब इसको रन करना तो यहाँ से ऑप्शन इजी होता है, रन रन ऑन मॉड्यूल। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको आउटपुट दिख जाएगा, देखो 12.45 ये फ्लोट वैल्यू थी, अब उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद सिर्फ 12 मिलेगा, मतलब ये पॉइंट के आगे वाली वैल्यू कंसीडर नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, राइट, इसी को बोलते हैं हम टाइप कास्टिंग। तो किसी भी वैल्यू को हम कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को करना है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ से यहाँ पे सबसे चेंजेस कर रहा हूँ, राइट। ओके, तो अब मेरे पास फ्लोट हो गया, तो फ्लोट को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद मेरे पास है सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3+6j। ओके, और मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखना, ये कुछ इंटरव्यूज के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन एज पर द इंटरव्यू,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इसको रन करूंगा, रन और मॉड्यूल करूंगा, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एरर मिलेगा। क्या मिलेगा? एरर। int argument must be string or type like object real number not। मतलब बता रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट ना, क्योंकि वहां पे रियल नंबर ऑब्जेक्ट नंबर्स आते हैं ना। ये देखिए 3 इज अ रियल नंबर, बस 6 इज अ इमेजिनरी नंबर, तो उसी को हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कास्ट नहीं कर सकते। ओके, तो हमने फ्लोट को तो कर लिया, ओके, बट कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कास्ट नहीं कर सकते। दिस इज द वन, एक आपको नोट करके रखनी है। आफ्टर दैट मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, अब मेरे पास है फॉर एग्जांपल बुलियन वैल्यू, राइट, ओके, क्योंकि कॉम्प्लेक्स, फ्लोट, बुलियन एंड स्ट्रिंग आता है। तो बुलियन वैल्यू मेरे पास है ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर मैं ट्रू को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो हो जाएगा, क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था, इंटरनली ट्रू रिप्रेजेंट द वन। आपको देखो ये वन वैल्यू दिख जाएगी। अगर मैं फॉल्स करूंगा तो ऑब्वियसली ये जीरो करेगा। मैं F5 को दबाऊंगा तो एरर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जीरो हमें यहाँ पे मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सबसे खतरनाक होता है स्ट्रिंग। ज्यादा इंटरेस्ट में पूछा जाता है कि अब देखिए एक चीज यहाँ पे माइंड में फिट करनी है, ठीक है। जब बाद में वीडियोस पढ़ोगे तो उसके बाद में आपको नोट करके भी रख सकते हो आप, ठीक है। तो ज्यादा आपको माइंड में हर बार उसको पढ़ सकते हो कि जब भी हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ बेस 10 वैल्यू होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? बेस 10 वाली। समझ में? ओनली बेस 10 वाली वैल्यू होनी चाहिए, जो हमने बेस 10 पढ़ा था इंटीजर में। हाँ, तो वही बेस 10 वाली वैल्यू होनी चाहिए। बाकी कोई भी वैल्यू इसके अंदर वैलिड नहीं रहेगी। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने 123 दे दिया तो एज ए इंटीजर बनेगा। वन सिर्फ, मतलब इसका मतलब ये नहीं। अब देखो यहाँ पे ये आप ये सेम ही दिख रहा है, सेम नहीं। इसका, इसके साथ अगर हम एडिशन भी करना चाहते हैं किसी वैल्यू को तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये हमारी क्या है? इंटीजर वैल्यू है। 123 प्लस 10 133 मिल रहा है कि नहीं? अगर ये स्ट्रिंग होता, ये अगर स्ट्रिंग वैल्यू होती तो उसमें एडिशन नहीं होता। तो समझ रहे हो, ये स्ट्रिंग को अब हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लिए। अब उसके साथ और जितने भी इंटीजर के साथ जो हम ऑपरेशंस करते हैं वो सब सारे ऑपरेशंस के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया 123.4 स्ट्रिंग में, ठीक है। एंड उसको मैं रन करूंगा तो ध्यान से रखना, राइट ना, ये कन्वर्जन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने बताया ना, बेस 10 वाली वैल्यू होनी चाहिए, पॉइंट भी नहीं चलेगा। यहाँ पे बता रहा है, देखे, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद द बेस 10। ये बता रहा है कि आपको विद द बेस 10 वाली वैल्यू भी होनी चाहिए, उसके अलावा दूसरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट है कास्टिंग का, कि हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते सिर्फ बेस 10। आपके पास एक बाइनरी वैल्यू भी हो सकती है। देखिए नॉर्मल मेरे पास एक बाइनरी वैल्यू है, उसी को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर ही सकते हैं ना। बाइनरी इंटीजर में करना है तो क्या है, डायरेक्टली तो सीधा इंटीजर में मिल जाता है ना बेस 10 में, ठीक है। बट अगर यही वैल्यू मेरे स्ट्रिंग में होगी तब कन्वर्ट नहीं होगा। अगेन देखिए, इनवैलिड लिटरल फॉर द इंट विद द बेस 10। मैंने बोला ना, स्ट्रिंग से जब भी हमें कन्वर्जन करना है दैट टाइम ओनली बेस 10 वैल्यू ही उसको चाहिए। बाकी आप बेस 2, बेस 8, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल कुछ भी नंबर दोगे तब भी नहीं होगा, पॉइंट में वैल्यू नहीं चलेगी। समझ में आया? तो यही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जो इंटरेस्ट में पूछा जाता है, और हम यहाँ पे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि सिर्फ बेस 10 वाली वैल्यू भी स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट होगी, ठीक है। देन तो ये हमारा हो गया बेस 10 वाला, ठीक है। ये हमारा हो गया बेस 10, ओके, मतलब स्ट्रिंग। तो हम किसी भी वैल्यू को, जितने भी मेरे पास है, किसी भी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी वैल्यू को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो अब मेरा सेकंड है इंटीजर ऑफ फ्लोट। तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी वैल्यू को अगर मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। अब 12 मेरा इंटीजर है, 12 क्या मेरा इंटीजर है, और मैं चाहता हूँ कि इस इंटीजर को हम कन्वर्ट करें फ्लोट के अंदर, तो हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा, राइट ना, बराबर है ना। तो 12 एज ए इंटीजर अगर मैं इसको रन करूंगा
तो ये देखिए 12.0 मिलेगा आउटपुट, क्योंकि ये क्या करेगा, आपको किसके अंदर वैल्यू देगा, है ना, ये वैल्यू हमें एक फ्लोट के अंदर ही देगा, इसलिए उसने 0.0 लगा दिया, क्योंकि बताएगा ये तो फ्लोट है, सिर्फ 12 आएगा तो इंटीजर बन जाएगा, तो उसने 12.0 लगा दिया। ओके ठीक है, तो इंटीजर को तो हम कर ही सकते हैं कन्वर्ट फ्लोट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फ्लोट हुआ, इंटीजर हुआ, अब फ्लोट को भी हम फ्लोट के अंदर, वो तो हो ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। ओके, मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मैं चाहता हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो देखिए ये भी एरर देगा, तो इतना याद रखो, इंटीजर, इंटीजर से भी किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एंड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को फ्लोट के अंदर भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, बस ये दो चीजों में कास्टिंग नहीं होगी, ठीक है। ओके चलो, तो बुलियन है तो ऑब्वियसली होगा, क्यों नहीं होगा, बुलियन वैल्यू ट्रू, है ना, ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट द वन। ओके, एंड फ्लोट क्या करेगा, 1.0 कर देगा उसको, फिर देखो ना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिकी क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट ना। कास्टिंग पूछते हैं, ए इज इक्वल टू ट्रू और फ्लोट ए दे दिया, ऐसा एग्जांपल दे दिया, और ऑप्शन कुछ भी देते हैं आपको, चार ऑप्शन, एरर्स आएगा, या 1 आएगा, 1.0 आएगा, या फिर और कुछ दे सकते हैं, ठीक है। और हम सोचते हैं ट्रू तो कैसे होगा कन्वर्ट फ्लोट के अंदर, राइट ना, ट्रू तो बुलियन वैल्यू है। तो याद रखना, मैंने पहले सेशन में बताया था, इंटरनली ट्रू रिप्रेजेंट द वन एंड फॉल्स रिप्रेजेंट द जीरो, तो हर एक टाइम पे मैं उसको बता रहा हूँ। तो ट्रू है, 1 होगा, तो 1 को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो 1.0 आएगा, तो आंसर ऑब्वियसली हमारा क्या आएगा, 1.0। फॉल्स होगा तो 0.0, ये देखिए दिस इज द आंसर। बहुत बार यहाँ पे फ्लोट दिखा होता है और 0 एंड 0.0 भी ऑप्शन दिया होता है, कभी कभी हम 0 लेके आते हैं, तो याद रखना, तो फ्लोट या इंटरेस्ट में ऐसे ओरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सपोज द वैल्यू इज अ फॉल्स, अगर मेरी वैल्यू फॉल्स है, देन व्हाट इज द कास्ट ऑफ द फ्लोट, अगर उसको हम फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका कास्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, तो ऑब्वियसली हमें लिखना है 0.0। तो चलिए बुलियन वैल्यू को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंटीजर हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ, कॉम्प्लेक्स तो होता ही नहीं है, बुलियन भी हो गया। ओके, अब बचता है स्ट्रिंग, अगेन स्पेशल केयर अबाउट द स्ट्रिंग, राइट ना, स्पेशल केयर अबाउट द स्ट्रिंग एवरी टाइम। ओके, स्ट्रिंग से अगर यानी किसी भी अंदर कन्वर्ट करना तो स्पेशल केयर करना है। अब देखिए, जब भी हम फ्लोट में वैल्यू कन्वर्ट करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी होती है, एक पॉसिबिलिटी वो बेस 10 वाली वैल्यू होनी चाहिए, एंड सेकंड वो पॉइंट डेसिमल रहेगी, फ्लोट में रहेगी तब भी कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है। एक तो क्या रहेगा, आपकी बेस वैल्यू, बेस 10 वैल्यू वैल्यू काम करेगी, ठीक है, 12.0 आउटपुट देगा, ये देखिए यहाँ पे 12.0, एंड अगर मैं पॉइंट में वैल्यू दूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि है तो फ्लोट है ना, इंटीजर नहीं है, इसलिए 12.45 भी आउटपुट हमें मिलेगा। तो यही दो पॉसिबिलिटीज होती है जब भी हम किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब भी हम इसको स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास यही दो ऑप्शंस होते हैं कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फ्लोट में 0.111.1 दे दिया, ठीक है। ओके, आप तो आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि ये इसका आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, ये चलो मैं पॉइंट भी निकाल देता हूँ, बस इतना रखता हूँ, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो कि इसके अंदर की आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, चैट बॉक्स में बताना है आपको, यस और नो। अगर लगता है कि आउटपुट आएगा तो यस बताना, अगर लगता है कि आउटपुट नहीं आएगा तो नो बताना, बस। ओके, बस चैट बॉक्स में सबको बताना है यहाँ पे, ठीक है। ट्राई करना है कि हाँ आउटपुट क्या आ सकता है, अगर आपको लगता है कि सर यस आउटपुट आ सकता है तो आप यस बताना, आपको लगता है कि सर नहीं आउटपुट नहीं आएगा, एरर आएगा, तो नो बताना, दैट्स इट। ओके ओके,
ठीक। तो बहुत सारे लोग बोले कि सर नहीं आएगा, राइट, ओके। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट लाइन पे बताया था कि किसको कन्वर्ट करेगा, ये कुड नॉट कन्वर्ट द स्ट्रिंग, राइट। ये बताएगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ बेस 10 या पॉइंट में वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये फ्लोट में कन्वर्ट होगा। अगर आप कोई भी बेस 2 बेस 11 कुछ भी दोगे तभी भी ये कन्वर्ट नहीं करेगा। सिर्फ एंड सिर्फ बेस 10 वाली वैल्यू को ही क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ये याद रखना, ठीक है। बाकी किसी भी वैल्यू को इसके अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्ट्रिंग का पार्ट, जिसके अंदर हम कन्वर्जन देख सकते हैं। नेक्स्ट, इंटीजर हुआ एंड फ्लोट हुआ। अब मुझे कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट करना है किसी भी टाइप के डेटा को। अगर मुझे कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, तो अब हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं इंटीजर वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स, ओके। तो आप एक नंबर देके कर सकते हो या फिर दो नंबर देके कर सकते हो, समझ में? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर मैं सिर्फ रियल पार्ट के साथ काम करूंगा तो इस तरीके से कन्वर्जन होगा। अब मैं रियल पार्ट के साथ भी काम करूंगा तो कॉमा करके मुझे सेकंड पैरामीटर देना होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं 12 यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, या फिर सीधा मैं और एक लाइन थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 12 लिखता हूँ तो भी चलेगा, वही काम है ना। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 12 एक इंटीजर है और इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना तो करेगा, यस डेफिनेटली करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो ये 12.0 देगा, 12 रियल पार्ट को कंसिडर करेगा एंड 0 किसके लिए कंसिडर करेगा, 0 फॉर द इमेजिनरी पार्ट, राइट, ओके, ठीक है। मतलब ये एक हम पहला पॉइंट देख रहे हैं कि एक ही नंबर के साथ कन्वर्जन करना है, तो इंटीजर को तो हम कर ही सकते हैं, ओके। अगर मेरे पास बेस वाली वैल्यू है, मेरे पास बेस वाली वैल्यू है, ठीक है, मतलब यानी कि बेस 2 है, बेस 8 है या बेस 16, मतलब ऑक्टेल या फिर बाइनरी या फिर हेक्साडेसिमल, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, राइट ना। तो इसमें से अगर भी कोई वैल्यू रहेगी तभी भी ये कन्वर्ट करेगा। देखो, इस बाइनरी को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, यानी कि हमारे बेस 10 में कन्वर्ट करेगा, जो कि उसकी 15 वैल्यू मिलेगी, एंड देन वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेगा, तो 15 प्लस 0j, तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, राइट, ठीक है, ओके। तो बेस 2, बेस 8 एंड बेस 16, ये सब सारी चीजें मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद तो बेस 10 इंटीजर, मतलब सब कुछ हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है फ्लोट। तो फ्लोट में भी कन्वर्ट करेगा। तो अगर मैं 4.6 लिख रहा हूँ और मैं इसको रन करूंगा तो ये देखिए 4.6 प्लस जे 0j, तो ये रियल पार्ट कंसिडर करेगा, इमेजिनरी पार्ट हमेशा 0 ही कंसिडर करेगा। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो फ्लोट में भी ये काम कर रहा है, ठीक है, इंटीजर में काम कर रहा है, फ्लोट में भी काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर मेरे पास अब बुलियन वैल्यू है तो ऑब्वियसली है ना, इसमें भी काम करेगा, क्योंकि टू रिप्रेजेंट द 1, तो 1 प्लस 0j, दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट, राइट ना। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 प्लस 0j। तो बुलियन में भी काम करेगा। अगर मेरे पास फॉल्स वैल्यू है, मैं इसको रन करूंगा तो 0j आएगा, क्योंकि 0 तो रियल पार्ट, एक्सपेक्टेड आउटपुट इस तरीके से आता है 0 प्लस 0j। अब ऑब्वियसली रियल पार्ट का तो कोई इश्यू है ही नहीं, क्योंकि वो तो 0 ही है ना, इसलिए वो सीधा उसने क्या प्रिंट करवाया, 0j, याद रखना 0j, क्योंकि प्रीवियस फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, 0 है, राइट ना। अगर मैंने इंटीजर वैल्यू यहाँ पे 0 दे दिया, इसको रन कर दिया, तब भी 0j आया, समझ में आया, क्योंकि 0 प्लस 0j, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो डायरेक्टली 0j शो करवाएगा, राइट, ओके। 0.0.01 अगर मैंने सॉरी 0.0 अगर ऐसे दे दिया, ओके, अब मैं इसको रन करूंगा, है ना, तो यहाँ पे आपको 0.0001 मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे अरे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट ना, ये तो 0 ही है, 0.1 है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, तो उसकी वैल्यू भी काउंट हो जाएगी, तो 0.001 को भी और रिप्रेजेंट करेगा। बाद में एज अ रियल पार्ट हमारा 0.001 आएगा, इमेजिनरी पार्ट 0 ही आएगा। तो चलिए, फ्लोट को हम कर सकते हैं, इंटीजर को हम कर सकते हैं, बुलियन वैल्यू को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बचता है स्ट्रिंग, है ना, इज वेरी अगेन डेंजरस, है ना। स्पेशल केयर अबाउट द स्ट्रिंग, मैं हर बार बता रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ स्पेशल केयर हमें करनी है। अभी सबसे पहले स्ट्रिंग, अगर मैं चाहता हूँ कि किसी भी वैल्यू को, मतलब स्ट्रिंग के वैल्यू को अगर मैं कन्वर्ट करना हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में, एंड मेरी एक ही वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया 12, अब ध्यान से देखना, ठीक है,
तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दिया 12। अब इसके अंदर हमें बेस 10 वैल्यू चाहिए, राइट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसके अंदर पॉइंट की वैल्यू भी चल जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ पहले। अब देखो रियल पार्ट 12 बन गया, इमेजिनरी पार्ट 0j है, परफेक्टली वर्क हो रहा है। 12.5 ये देखिए 12.5 ये भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू भी आती है और फ्लोट वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, इसीलिए ये क्या करेगा, स्ट्रिंग दोनों के लिए भी काम करेगा। चाहे आपके पास इंटीजर हो या आपके पास स्ट्रिंग हो, तो दोनों के लिए भी ये क्या करेगा, काम करेगा। तो कॉम्प्लेक्स 12.5 ये दोनों के लिए काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ बाइनरी वैल्यू लिखता हूँ और उसको रन करता हूँ, तब एरर आएगा, समझ में। तो आपको क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे भी तो बेस 10 या फ्लोट वैल्यू एज अ स्ट्रिंग आप पास कर सकते हो, आप पास कर सकते हो, ठीक है। पहले ये चीज याद रखनी। अगर मैं, ये हो गया एक तरीका कि इसको करने का कन्वर्ट। अगर मैं यहाँ पे 2 देता हूँ, जैसे कि मैं 2,3 दे दिया, ये भी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेगा। तो 2 रियल पार्ट 3 इमेजिनरी पार्ट। अब देखो 2 + 3j क्या मिला, 2 + 3j, 2 + 3j क्या आएगा, 2 + 3j। ओके, फर्स्ट नंबर इज अ रियल पार्ट, सेकंड नंबर इज अ इमेजिनरी पार्ट। ओके, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में हर एक चीज को कन्वर्ट किया जाता है। अगर मेरा सिंगल नंबर है तो होता है, सिर्फ कौन सा कन्वर्ट नहीं होता है, स्ट्रिंग में, है ना, स्ट्रिंग में आप नंबर भी दे सकते हो और पॉइंट में वैल्यू भी दे सकते हो, ये भी कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ उसके अंदर ये छोड़ के कुछ भी नहीं आना चाहिए, जैसे कि बाइनरी नंबर, हेक्सा नंबर, है ना, ऑक्टल नंबर, ये नहीं आने चाहिए, ठीक है। बेस 10 अनफ्लोट वैल्यू चलेगी, उसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एक सिंगल वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट को भी कर सकते हैं, यहाँ पे बाइनरी वैल्यू या किसी ऑक्टल वैल्यू रहेगी उसी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, ये ऑक्टल नंबर को भी कन्वर्ट करेगा। ओके, बस क्या है कि आपको स्ट्रिंग में स्पेशल केयर करना है। ओके, इसके बाद एंड इसके साथ जे क्यों आता है, इज ना इमेजिनरी पार्ट, राइट ना, इमेजिनरी। जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स में आई लिखते थे, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस उसको आई की जगह पे यहाँ पे जे लिखा जाता है, ठीक है। जो एक इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है, ठीक है। ओके, सो अब हम सेकंड वे देख रहे हैं कि जहाँ पे मैं 2 नंबर दे रहा हूँ और 2 नंबर को 3 + 4j, ऑब्वियसली 3 आएगा रियल पार्ट, 4 आएगा हमारा एक इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो 2 चीजें रहेंगी। तो ओके, तो यहाँ पे भी देखिए, अब मेरा पहला पार्ट है, मेरे पास एक बाइनरी वैल्यू है एंड सेकंड पार्ट मेरा क्या है कि इंटीजर वैल्यू है, काम चलेगा। देखो 7 + 4j, कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो कोई इशू नहीं, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैं कन्वर्ट करूंगा तो भी सही आ रहा है। इसमें मैं फिर से अभी बता रहा हूँ, स्पेशल केयर, ठीक है, ध्यान से देखना है। ओके, ध्यान से देखना है। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मेरे को एक बाइनरी वैल्यू है, सेकंड पैरामीटर, ओके, परफेक्टली कन्वर्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे भी आपका बेस 10 चलेगा, बेस ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल, इंटीजर के हर एक टाइप चलेंगे सेकंड पैरामीटर में भी। अगर सेकंड पैरामीटर मेरा अगर बुलियन है तो भी चलेगा, तभी भी कोई इशू नहीं है। ओके, ट्रू फॉल्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड मतलब सबको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बट एक चीज, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग के लिए स्पेशल केयर है, ठीक है ना। पहला नंबर मेरा नॉर्मल है तो चलो, सेकंड मेरा क्या है, इंटीजर है। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ और ये आउटपुट क्या दे रहा है, ये देखो एरर क्या दे रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेकंड आर्गुमेंट कांट बी स्ट्रिंग। तो आपको एक चीज याद रखनी है, चाहे इंटरव्यूज में जा रहे हो या फिर फेस टू फेस इंटरव्यू, एप्टीट्यूड आपकी आपका, तो आपको बस एक चीज याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम 2 पैरामीटर्स यूज करते हैं तो सेकंड पैरामीटर कभी भी स्ट्रिंग नहीं होगा, रहेगा तो इंटीजर या फिर फ्लोट या फिर आपका ये हो सकता है, ऑब्वियसली बुलियन वैल्यू हो सकता है, ठीक है। बट स्ट्रिंग सेकंड पैरामीटर कभी भी नहीं होता है, ठीक है। रियल इमेजिनरी पार्ट कभी भी स्ट्रिंग कंसिडर नहीं किया जाता एज पर मैथमेटिकल, जो भी उसका फॉर्मूला है, जो भी है जिसके रूल्स है, ठीक है, एज पर। तो सेकंड पैरामीटर ये स्ट्रिंग आपका नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा। 2,10 है परफेक्टली, 2,10 2 + 10 परफेक्टली आएगा, कोई दिक्कत नहीं।
और मेरे पास अगर मैंने यहाँ पे लिखा 10, तो क्योंकि हमने फर्स्ट पैरामीटर तो हमारा स्ट्रिंग चल जाता है, राइट, हमने देखा था ये तो स्ट्रिंग में भी काम कर रहा था, राइट, ओके। अब मेरे पास एक है पहला पैरामीटर स्ट्रिंग एंड सेकंड पैरामीटर है इंटीजर। अब ध्यान से देखना है फिर से एरर हमें क्या मिलता है, ठीक है, देखो फिर से एक एरर मिला है और ये बता रहा है कांट टेक सेकंड आर्गुमेंट, आपको सेकंड आर्गुमेंट नहीं लेना चाहिए इफ फर्स्ट इज अ स्ट्रिंग। मैंने बोला ना स्ट्रिंग के लिए स्पेशल केयर, बाकी चीजों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रिंग क्या बता रहा है कि देखिए अगर आप पहला पैरामीटर फर्स्ट आर्गुमेंट्स अगर एज अ स्ट्रिंग ले रहे हो ना, तो सेकंड आर्गुमेंट आपका नहीं आना चाहिए, वो आएगा ही नहीं, तभी ये काम करेगा। तो सेकंड पैरामीटर आपको देना ही नहीं है, हाँ तभी ये काम करेगा। तो 10 प्लस 0j, 0j इज एक इमेजिनरी पार्ट रहेगा, ओके। तो इसमें पॉइंट करने वाली क्या बात है कि आपको जब फर्स्ट पैरामीटर स्ट्रिंग देते हो तो सेकंड पैरामीटर नहीं लेना है, एंड द फर्स्ट चाहे आपका कुछ भी हो, ठीक है, अगर मेरा फर्स्ट कुछ भी हो और सेकंड मेरा स्ट्रिंग है तो काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमें सेकंड पैरामीटर हमेशा विदाउट स्ट्रिंग वाला ही नंबर होना चाहिए। अगर हमारे पास दोनों भी स्ट्रिंग है, ठीक है, ऑब्वियसली ये भी हमारा काम नहीं कर, कांट टेक द सेकंड आर्गुमेंट इफ द फर्स्ट इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आपको पहला स्ट्रिंग मिला है तो सेकंड के बारे में सोचना ही नहीं है, वो कुछ भी हो, चाहे नंबर हो, इंटीजर हो, व्हाटएवर, हमें सोचना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सेकंड पैरामीटर आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ दो चार बातें जो कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइम पे इंटरेस्ट में पूछी जा सकती है और पूछते भी है, ठीक है। तो किसी भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। अब नेक्स्ट आता है अगर हमें किसी भी टाइप को अगर बुलियन के अंदर कन्वर्ट करना, पहले इंटीजर, तो ये सब में सब के लिए काम करता है, क्योंकि बुलियन वैल्यू क्या होती है हमारी, ट्रू एंड फॉल्स, ऑब्वियसली है ना। तो अगर वैल्यू रहेगी तो ट्रू ही होगा, कोई भी वैल्यू रहेगी तो ट्रू ही आएगा ना। तो ऐसे यहाँ पे अगर मैं रन करूंगा तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ट्रू। देखो मेरा मतलब 12 वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू है, ये सही है, तो रिटर्न ट्रू ही करेगा। तो इसमें इस केस में हर एक टाइम पे ट्रू करेगा, बस फॉल्स कहाँ पे करेगा यहाँ पे पढ़ ये देखना है, बाकी तो सबके लिए ट्रू करेगा। देखिए फ्लोट की वैल्यू भी ट्रू करेगा, आ रहा है कि नहीं, यस। कॉम्प्लेक्स नंबर दे दो उसके लिए भी ये ट्रू करेगा, उसके लिए भी ट्रू करेगा। अगर आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हो तो उसके लिए भी एक ट्रू ही करेगा, तो हर एक के लिए ट्रू करेगा। तो फॉल्स करेगा कहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीजर में देखो, अगर मेरे पास 0 वैल्यू है, क्या इंटीजर 0 है, अब मैं रन करूंगा तो फॉल्स आएगा। ये देखो मेरे पास 0.0 फ्लोट वैल्यू है, अब इसको रन करूंगा, दैट टाइम आल्सो फॉल्स, क्लियर। मेरे पास 0.0.0 है तभी फॉल्स, और लास्ट में 1 दिया है, ट्रू आएगी, अब फॉल्स नहीं आएगी, समझ में है ना, क्योंकि पॉइंट 1 एक वैल्यू क्रिएट होती है, राइट ना, जो वैल्यू रहती है वो ऑब्वियसली ट्रू आती है। तो 0 रहेगा तभी फॉल्स। कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + 0j फॉल्स, राइट, ये देखो फॉल्स आ गया, 0 + 0j कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 के लिए काम करेगा, यानी कि वो फॉल्स रहेगा, ओके। एंड अगर मेरे पास स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में तो डबल कोट्स में मैं कुछ भी लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे भी अगर फॉल्स लिखता हूँ तो भी ट्रू ही दिखाई दे, क्योंकि ये स्ट्रिंग, ये बोलेगा फॉल्स नाम की स्ट्रिंग है, समझ में है ना, ये फॉल्स नाम की स्ट्रिंग है, राइट ना। तो स्ट्रिंग में कब फॉल्स करेगा रिटर्न, जब एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी। देखो फॉल्स दिया कि नहीं, ये स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, दैट टाइम ये क्या करेगा, उसको फॉल्स देगा। तो फॉल्स कब आएगा समझ में है ना, कौन से सीन में, तो जब इंटीजर 0 रहेगा, फ्लोट में 0.0 रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में 0.0j रहेगा एंड स्ट्रिंग में एम्प्टी रहेगा, दैट टाइम इट विल रिटर्न द फॉल्स वैल्यू, ओके। एंड लास्ट में आता है स्ट्रिंग, किसी भी पार्ट को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो ये स्ट्रिंग आता है, इसमें इंटीजर 12 है, जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा तो 12 मिल रहा है, ये 12 स्ट्रिंग है, इसके साथ में अगर कुछ वैल्यू भी ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड नहीं होगी, ये एरर देगा, क्योंकि ये बोलेगा कि ये तो स्ट्रिंग है और सेकंड वैल्यू इंटीजर है, तो हम उसको कॉन्कैटिनेशन यानी कि प्लस वो स्ट्रिंग रहता है ना कोई भी वैल्यू, तो ये बताता है कि सेकंड वैल्यू भी मुझे स्ट्रिंग चाहिए, तभी मैं प्लस ऑपरेटर कॉन्कैटिनेशन करेगा, ठीक है,
वो तो स्ट्रिंग के टाइम पे पढ़ेंगे, डोंट वरी। बट याद रखना स्ट्रिंग और इंटीजर का कभी भी एडिशन नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो उसका कॉन्केटनेशन होता है। तो इसके आगे मेरे पास अगर स्ट्रिंग है, देखो ध्यान से, तो इसको रन करता हूँ तो उसने दिया 12 CNC। 12 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू नहीं, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को कॉन्केटनेशन हो सकता है, समझ में। तो इसलिए मुझे बस इतना बताना है कि सिर्फ ऐसे 12 देखने से आपको यहाँ पे 12 दिख रहा है, मतलब ये कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये स्ट्रिंग है, याद रखना ये स्ट्रिंग है। अगर इसका टाइप कास्ट भी आप पढ़ोगे ना, इसको टाइप में भी ऐसे डालोगे ना, टाइप कास्ट चेक करने के लिए उसका टाइप क्या है, तो आपको स्ट्रिंग मिलेगा, देखा, क्लास str। तो 12, क्योंकि str फंक्शन जो है ये क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो इंटीजर को तो कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास एक बेस 10 वाली वैल्यू है, कि बेस 2 वाली एक बाइनरी वैल्यू है, और मैं चाहता हूँ कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको रन करूंगा, तो 50 मिल गया। मतलब उसने बाइनरी को पहले कन्वर्ट किया इंटीजर में, यानी कि बेस 10 में, एंड बेस 10 को फिर से कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे अगर ऑक्टेल नंबर भी डाल दूंगा तो भी ये काम करेगा, राइट। तब ये क्या करेगा, उसको उसके साथ काम करेगा, 0 वो, समझ में। तो ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल, जितने भी हमने पढ़े थे वो सबको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलो, तो इंटीजर का काम खत्म हुआ। अगर मेरे पास फ्लोट वैल्यू है, तो फ्लोट का अगर मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो देखिए मैं ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। तो समझ लो स्ट्रिंग में हर एक चीज कन्वर्ट होती है। मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 5j, ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, देखो, राइट। ओके, सो डबल कोट्स में नॉर्मल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ही आएगी, चाहे कुछ भी लिख दो, क्योंकि स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर हर एक चीज को हम यूज कर सकते हैं। मेरे पास है ट्रू, यानी कि अब ये ट्रू बुलियन वैल्यू यहाँ पे ट्रू मिला है, तो ये स्ट्रिंग में आएगा, डबल कोट्स के अंदर जैसे होता है ना। अब ये ट्रू का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसे नॉर्मल स्ट्रिंग। तो बुलियन वैल्यू को भी हम स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर। So this is the some conversion, or we can say the typecasting, because typecasting important है और पूछे जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं, मतलब होता ही है, क्योंकि और इसकी जरूरत भी हमें होती है, ठीक है, इसकी जरूरत भी हमें होती है हर टाइम। ओके, ठीक है। सो मैं फिर से एक न्यू फाइल फिर से क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, और इसका नाम जो है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ऑपरेटर, op.py, ठीक है। सो द ऑपरेटर। तो नेक्स्ट हमें देखना है कि ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है, कि हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, राइट ना, कि कौन से ऑपरेटर्स है, कौन से ऑपरेटर्स नहीं है, ठीक है। मतलब ऑपरेटर्स क्या होता है, जनरल हमें इसको पढ़ना है। तो ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से होते हैं। ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, ऑपरेटर, ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है। देखो, ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, कि ऑपरेट करने के लिए, राइट ना, ऑब्वियसली क्या ऑपरेट करना है ना। तो वो होंगे हमारे ऑपरेटर्स। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कौन से हमारे पास ऑपरेटर है। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी इसके पहले, अगर आपने पढ़ा होगा, तो ऑब्वियसली जो वहां पे आपने ऑपरेटर्स पढ़े होंगे वही ऑपरेटर्स यहाँ पे भी आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है ऑपरेटर्स, ठीक है। तो कौन से ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे पहले मैं नाम लिख आपको यहाँ पे नाम बताता हूँ। सबसे पहले सबसे फेमस आता है जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, ऑब्वियसली जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, और एक आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, एंड एक बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये ऑलमोस्ट आप सब लैंग्वेज में 5 पढ़ते हो, है ना। बट यहाँ पे और 2 एक्स्ट्रा आते हैं जिसको हम एक फ्लोर डिवीजन एंड एक एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, वो भी देखेंगे। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, ऑब्वियसली असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। थर्ड हमारा एक कंपैरिजन ऑपरेटर आता है, या इसको हम कंपैरिजन ही बोल सकते हैं, या फिर इक्वालिटी ऑपरेटर बोल सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। कंपैरिजन में क्या क्या आता है, जैसे लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू हमारा क्या होता है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर हो चुका है। उसके बाद हमारा आता है एक लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें आपको मिलता है एंड, और एंड नॉट,
ठीक है, ये तीन हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, एंड और नॉट। उसके बाद आपको मिलता है एक आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, एक आइडेंटिटी ऑपरेटर आता है, एक मेंबरशिप ऑपरेटर। इन दो ऑपरेटर को हम आगे पढ़ेंगे, बिकॉज इनके लिए भी हमें कुछ चीजें पढ़नी होगी। ठीक है, तब हम पढ़ेंगे। एंड और एक आएगा जिसको भी हम बोलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली ये दो तीन क्लास के होंगे, उनको हम थोड़ा सा जैसे हम आगे जाएंगे वैसे पढ़ेंगे, बट ये जो कॉमन यूज होंगे ये सब सारी चीजें आपको पहले तो चार ऑपरेटर हमेशा यूज होंगे। ठीक है, पहले उनको हम अब पहले देखेंगे और इनको बाद में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे जैसे आएगा टाइम उसके टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली पहला आता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक जिसमें हम इन सारी चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली मुझे दो नंबर का एडिशन करना है ना, तो एडिशन करना है तो क्या करोगे? ठीक है, तो एडिशन करना है तो ऑब्वियसली मेरे पास दो नंबर है, तो मुझे एडिशन करना है, तो मैंने c इज इक्वल टू a प्लस बी कर दिया। तो देखिए दो नंबर का एडिशन किया और c के अंदर उसको स्टोर कर दिया। बीच में क्या दिख रहा है? इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो सेकंड वाला ऑपरेटर भी इसके अंदर आपको दिख जाएगा, सेकंड वाला भी ऑपरेटर आपको असाइनमेंट ऑपरेटर मिलेगा, क्योंकि इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये हमेशा राइट की वैल्यू लेफ्ट को असाइन करता है। जैसे इन दोनों का एडिशन होगा और c को असाइन किया जाएगा, 10 प्लस 20 क्या आएगा? 30। c को असाइन होगा, देन आराम से हम c को डिस्प्ले करवा सकते हैं। सेव करके रन कर दो, ये देखिए आउटपुट 30, तो आउटपुट 30 मिल जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हमारे ऑपरेटर्स को। जैसे एडिशन सिंपल है, एडिशन है ना, केजी स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना ए है ना। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ऑब्वियसली ए माइनस 10, ए की वैल्यू कितनी है देखना है 10, बी की वैल्यू कितनी है 20, तो 10 माइनस 20 कितना आया? -10। सी में स्टोर होगा, प्रिंट हो जाएगा ना, दैट्स इट। ओके, अगर मेरे यहाँ पे 4 होगा तो 10 माइनस 4 कितना आएगा? 6। जैसे होता है सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर। मल्टीप्लीकेशन ऑब्वियसली, डिवीजन यस, 10 डिवाइड बाय 4 तो 2.5 आंसर आएगा, ध्यान में रखना। डिवाइडेशन, ठीक है, a डिवाइड बाय b तो कितना आ रहा है? 10 डिवाइड बाय 4 2.5 आ रहा है। तो एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, बचता एक मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, कोई बता सकता है आउटपुट क्या आएगा? चैट बॉक्स में बता सकते हैं जिनको पता है। क्या लगता है क्या आउटपुट आ सकता है? नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर जिनको पता है तो ऑब्वियसली अगर किसी ने कोई लैंग्वेज पढ़ी, इवन आपने जावास्क्रिप्ट भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो अगर आप फ्रंट एंड पढ़ रहे हो तो आपको चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करना है, वहां पे व्हाट विल गेट द आउटपुट। यस एवरीवन, सबको यहाँ पे टाइप कर देना है आउटपुट क्या आ सकता है। ओके, टू 2.5। ओके, कोई लोग बोल रहे सर 2 ना आएगा, कोई बोल रहे सर 2.5 आएगा। ओके, ठीक है, लेट्स। तो देखिए कि ए मॉड बी, पहले ए मॉड क्या करता है पहले समझ लो। ये मॉड्यूल्स जो होता है ना ऑपरेटर, उसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर बोला जाता है। ये हमेशा रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर पता है ना, डिवाइड करने के बाद जो बचता है ना उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ऐसे किया, इसको हमने 10 है और उसको हमने 4 से डिवाइड किया, तो 4 2 सा 8, बराबर ना। ओके, तो ये 10 माइनस 8 कितना बचा? 2। दिस इज आवर द रिमाइंडर, ये आंसर मिलता है। जो रिमेनिंग बचता है, इसमें कभी पॉइंट में वैल्यू नहीं आती है ना। जो डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स बचता है उसी को हम बोलते हैं रिमाइंडर। उसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। सो आपको यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या हमेशा मिलता है? रिमाइंडर ऑपरेटर, यानी कि जो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसी को बोलते हैं रिमाइंडर, उसी को बोलते हैं रिमाइंडर। तो चलो और एक मैं आपको ट्राई करने के लिए देता हूँ, ठीक है। ओके,
सो अगर मैं यहाँ पे 10 mod 20 दूंगा, ठीक है, तो आपको सबको बताना है व्हाट विल गेट द आउटपुट। एंड आउटपुट में फिर से आपको बता रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट में वैल्यू नहीं आती थी, जो बचता है वही रिमाइंडर होता है, ठीक है। सो जस्ट आपको यहाँ पे बताना है कि व्हाट विल गेट द आउटपुट। ओके, हाँ मुझे लग रहा है अभी बहुत लोग मिस्टेक करने वाले हैं, ठीक है, कुछ कुछ लोगों ने सही आंसर भी दे रहे। यस, कम ऑन, आपको टाइप करना है, बस टाइप तो करना है। ये क्या है, केजी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, उसको रिमाइंडर निकालना है डिवाइड करके। ओके, बहुत लोग जीरो आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ओके, और कोई दे सकता है? रिमाइंडर क्या आएगा, डिवाइड करने के बाद मैं 10 को 20 से डिवाइड करूंगा, देन रिमाइंडर क्या आएगा? हमें रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर का मतलब होता है जो डिवाइड करने के बाद जो पार्ट बचता है ना, उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, राइट। अभी जो मैंने आपको आंसर निकाल के दिया था, ठीक है। लेट्स सी, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोगों ने जीरो आंसर्स, बहुत सारे लोगों का है, और थोड़े 2-3 लोगों का आंसर 10 था। ओके, सो देखिए, रिमाइंडर क्या होता है कि जो डिवाइड करने के बाद जो एक वैल्यू जो बचती है ना, उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो समझ लो अब मेरे पास क्या है, 10 है। अगर मैं 10 को 20 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो अब देखो कैसे होता है कि मुझे पॉइंट में नहीं जाना, ऑब्वियसली जो रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने के बाद वही दिखाना है ना। जैसे हमने 10 डिवाइड बाय 3 किया, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, तो हमें आगे नहीं जाना, तो 3 3 9, 10 माइनस 9 1 बचता है, तो हम बोलते हैं कि रिमाइंडर इज 1। तो वैसे उसको भी करना है, अगर 20 को 10 से डिवाइड कर लो, ठीक है, 20 को 10 से डिवाइड कर लो, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो डिवाइड तो नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। यहाँ पे क्या आएगा, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है ना, सिंपल। तो 10 माइनस 0 कितना आएगा, 10। दिस इज अवर द रिमाइंडर। मतलब अब जब भी हम छोटे वैल्यू को बड़े वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर हमेशा छोटी वैल्यू में आती है, क्योंकि डिवाइड ही नहीं होता है ना। तो बचा क्या, जो रिमेनिंग, जो ऑब्वियसली जो वैल्यू गिवन वैल्यू है वही आएगी, राइट। दिस इज द रिमाइंडर। ओके, तो ये हमें क्या मिलेगा, 10। तो जिन्होंने भी 10 बोला होगा, ठीक है, उनका आंसर सही है, राइट। ओके, तो यू विल गेट द 10, ठीक है। सो रिमाइंडर ये याद रखना, ये ऑपरेटर बहुत यूज होने वाला है, ठीक है, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ये ऑपरेटर हमेशा याद रखना कि ये हमेशा रिमाइंडर देगा डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, और ये जो होता है ना, ये हमेशा हमें क्वेश्चन देता है कि तो ये देगा आपको 0.5, समझ में, 10 डिवाइड बाय 20, तो 0.5 ये ऊपर वाला आंसर देगा, पूरा पॉइंट में निकाल के देगा, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, नाउ अब मेरे पास है 4, 10, मैं 10 डिवाइड बाय 4 करूंगा, ठीक है, 10 डिवाइड बाय 4, तो मुझे 2.5 आंसर मिलेगा, नो डाउट। अगर यही वैल्यू मुझे इंटीजर में चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट होगी मेरी कि डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट में वैल्यू आ रही है, मुझे पॉइंट में नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो हम उसको कास्ट करेंगे, बराबर ना। जो भी पॉइंट की वैल्यू आएगी उसको कास्ट कर देंगे, दैट्स इट। ऐसे मैंने इंटीजर इंट में लिखा a डिवाइड बाय b, अब a डिवाइड बाय b आंसर क्या आएगा, 2.5। अब बाद में इंट क्या करेगा, अभी देखा ना कास्टिंग वाला पार्ट, तो ये क्या करेगा, 2.5 को कन्वर्ट किस में करेगा, इंटीजर में। 2.5 का क्या होगा, 2 होगा, एंड वही आपको सी में मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको रन कर देता हूँ, अब देखिए मिला 2, राइट। ओके, तो इसी का शॉर्टकट है कि ये इंट वैल्यू क्यों लिखना है, ठीक है। मतलब कास्टिंग, अगर मुझे कोई भी डिवाइड करने के बाद अगर कोई भी वैल्यू मुझे अगर इंटीजर में चाहिए डायरेक्टली, तो अब बस इतना काम करना है, डबल डिवाइड करना है, ए डबल डिवाइड बाय बी, डबल डिवाइड इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन।
फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है कि ये पॉइंट में वैल्यू नहीं देगा, सीधा कन्वर्ट करके इंटीजर में ही देगा। देखो 10 डिवाइड बाय 4 डायरेक्टली 2 दे दिया कि नहीं। तो ये एक ऑपरेटर आता है हमारे पाइथन के अंदर जिसकी मदद से हम किसी भी वैल्यू को इंटीजर में ले सकते हैं। ओके, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। तो हमें इसके कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर मुझे 10 पावर 4 चाहिए, 10 रेस्ट टू 4, समझ में, 10 पावर 4, 10 रेस्ट टू 4, उसका आंसर निकालना है मुझे 10 पावर 4। तो उसके लिए पाव नाम का फंक्शन आता है, ये जो इनबिल्ट होता है हमारे पाइथन लाइब्रेरी के अंदर, पाव यानी कि पावर। तो पहला मैंने दे दिया बेस और सेकंड होता है एक्सपोनेंट। क्या आएगा आंसर? 10 पावर 4, 10 रेस्ट टू 4, क्या आता है आंसर? यस, 10 पावर 4। कैलकुलेशन सिंपल है। ये चैट बॉक्स में मुझे डाल सकते हो, व्हाट इज आंसर? पावर ए 10 है, उसके पावर में 4 है, 10 रेस्ट टू 4, 10 रेस्ट टू 4। यस, चैट बॉक्स में आपको बताना है 10 पावर 4 क्या आएगा, 10 रेस्ट टू 4। ऐसे होते हैं ना, मैसेज लिखते हैं ना 10 रेस्ट टू 4, इसका आंसर क्या आएगा? इतना टाइम लगता है कैलकुलेशन के लिए। 10 पावर 4 क्या आएगा? 10,000। ओके, मैं रन कर रहा हूं, राइट, ओके, ठीक है। सो ऑब्वियसली है ना, तो ये आ रहा है, तो ये 10 रेस्ट टू 4 हमें दे रहा है, ठीक है। ओके ओके, अब सब आंसर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, दे रहे लोग कि यस सर केस का आंसर आएगा 10,000, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो देखो पावर उसने दे दिया, तो ये पावर फंक्शन हमने एक्स्ट्रा यूज किया है, बट इन पाइथन के अंदर एक ऑपरेटर आता है, ठीक है, एक ऑपरेटर आता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर क्या करता है? सिंपल है, ये ऑपरेटर क्या करता है पता है? 10, ये रहेगा 10 रेस्ट टू 4 करेगा, मतलब अभी जो मैंने दिखाया ना पावर वाला कंसेप्ट, वही ये निकाल के देगा हमारा ऑपरेटर सीधा। तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधा हमारा एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर निकाल के देगा। एक्सपोनेंशिएशन मतलब ये पावर में देगा, तो 10 पावर 4 ऐसा आउटपुट देगा डायरेक्टली, मिला कि नहीं। तो पावर फंक्शन को यूज करने की जरूरत नहीं होगी। अगर मैं 2 लिखूंगा तो 10 पावर 2 यानी कि 10 रेस्ट टू 100। तो डिवाइडेशन यानी कि फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंशिएशन, ये दो ऑपरेटर्स आपको न्यू मिलेंगे, ये किसी भी लैंग्वेज में नहीं आते। बाकी 5 ऑपरेटर हर एक लैंग्वेज में आते हैं, बट यहाँ पे नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑपरेटर एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं जिसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशिएशन। इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। सेकंड क्या आता है हमारा, ये वाला असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब इक्वल टू मतलब असाइन करना। देखो ना, ए इक्वल्स टू 10 मतलब क्या होता है पता है? 10 की वैल्यू 1 हो जाती है, 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 की वैल्यू b हो जाएगी, ये एक्सपोनेंशियल b की वैल्यू c हो जाएगी। तो हमेशा इक्वल टू के राइट वाला डेटा लेफ्ट वाले वेरिएबल में असाइन होता है, स्टोर होता है। लेफ्ट वाला डेटा, c का डेटा इसमें नहीं जाता, याद रखना, ये राइट वाला ही डेटा c में आता है। मतलब राइट की वैल्यू लेफ्ट वाले वेरिएबल को हमेशा असाइन होती है, ठीक है। अब तो समझो कि मेरे पास कुछ ऐसे 3 वेरिएबल्स हैं और मैंने यहाँ पे c इज इक्वल टू a लिखा है, एंड c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c। अब मैं यहाँ पे a कॉमा b कॉमा c में तीनों को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं ऐसे कॉमा कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे कॉमा करके सेपरेशन किया जाता है। तो प्रिंट में a कॉमा b कॉमा c ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड बस इतना याद रखना है, राइट की वैल्यू लेफ्ट को असाइन होगी और वैल्यू ओवर राइट होती जाएगी अपने मेमोरी पे, और जो लास्ट की वैल्यू रहेगी वही हमें मिलेगी, बराबर, ठीक है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या लगता है व्हाट विल गेट द आउटपुट, ठीक है। आप सिक्वेंशियली मुझे बता सकते हो, वहां पे ऐसे कॉमा करके 3 वैल्यू पास कर सकते हो, तो मैं समझ लूंगा ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू, सी की। आपको कमेंट्स में बताना है।
और एक चीज है, राइट की वैल्यू हमेशा लेफ्ट को असाइन होगी, और जो लास्ट में वैल्यू रहेगी वही वैल्यू हमें मिलेगी। तो बेसिक कैलकुलेट आपको करना है असाइनमेंट का, एंड बताना है आपको चैट बॉक्स में कि क्या लगता है आपको, व्हाट विल गेट द आउटपुट। तीनों को डायरेक्टली आप ऐसे ऐसे आप लिखोगे, सपोज 10 to 45, तो ऐसे कॉमा करके आपको लिखना है। तो ठीक है, चलो एक ने तो आंसर दे दिया, और कोई है? और कोई? डजंट मैटर, आंसर राइट है, सही है, गलत है ना, इसीलिए हमें कोई लेने देने, आई डोंट केयर। बस आपको बोलना है, एटलीस्ट सोचना है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ट्राई करना आपका काम है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक कितना भी पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला। ट्राई सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उससे ना दो चीजें होती है, एक हमारे लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है, एंड गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आपको मिलने वाला ही है ना, बट आप सोचना स्टार्ट करते हो, सिर्फ बैठे हो क्लास कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ट्राई करना इंपॉर्टेंट, मैं तो आंसर देने वाला ही। ओके, तो यस, आप आंसर दे रहे हो मतलब इतना तो है कि आप उसके बारे में सोच रहे हो कि क्या हो सकता है ना, क्या नहीं। अगर आप गलत सोच रहे हो, जब मैं सही बताऊंगा तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, अरे ऐसा नहीं है, एक्चुअली हमें ऐसा सोचना चाहिए। और जो सोचेगा ही नहीं तो उसके लिए कुछ भी नहीं है ना, वो सिर्फ रट्टा मारेगा, बस देख लिया, दैट्स इट। तो ऐसा मैं नहीं चाहता कि हमारे स्टूडेंट्स थोड़ा अच्छे से परफॉर्म करें, राइट। ओके, तो सोचो, इम्प्लीमेंट करो, गलत है तो क्या हुआ, फिर से उसका ट्राई करना है। ओके, चलिए, सो लेट्स सी, एक देखते हैं। अब मैं यहाँ पे इसका आंसर निकालता हूँ, अभी बहुत सारे लोगों ने देख के रखा है आंसर, देखते हैं क्या क्या आंसर है, ठीक है। इसका सोल्यूशन में निकालने के लिए अगर आपको कभी भी ज्यादा इसमें कंफ्यूजन लगता है ना, तो मैं आपको एक ऐसे आपको सिंपल एक डायग्राम निकाल के आपको उसको कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने तीन बॉक्स है, तीन बॉक्स मतलब तीन मेमोरीज है, ठीक है, रिस्पेक्टिव मेरे पास तीन वेरिएबल्स की तीन मेमोरीज है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या है, सपोज ये हमारा है ए, ठीक है, तो ये में वैल्यू है 10, ये बी है, बी में वैल्यू है 2, और ये सी है, सी में वैल्यू है 45, ठीक है। अब मैं सिंपल बता रहा हूँ कि करना क्या है। अब सबसे पहले देखो कि ये तीन लाइन तक तो हमने कर लिया, इसके बाद राइट की वैल्यू लेफ्ट को जाती है, ये हमेशा पता है। तो ए की वैल्यू सी को जाएगी, जो ये वेरिएबल है, ये बी है और ये सी है, तो ए की वैल्यू सी को जाएगी, तो ए की वैल्यू जाएगी सी को, बराबर। तो यहाँ पे जो 45 था उसके ऊपर ओवरराइड होगी 10 की वैल्यू, ये समझ में है। ऑब्वियसली ओवरराइड होगा ना, क्योंकि उसके मेमोरी में जाके वैल्यू स्टोर होगी ना अपनी। तो ए की वैल्यू, ये जो ए की वैल्यू सी को जाएगी, तो ए की जो 10 वैल्यू है, सी के अंदर जो 45 था उसके ऊपर ओवरराइड करेगा, 45 निकल जाएगा और हमें 10 मिलेगा। सेकंड लाइन, बी की वैल्यू ए को जाएगी, तो बी में देखो कितना 2 है, ए को जाएगा, तो ए में क्या था 10 था, वो निकल के उसके ऊपर 2 आएगा, समझ, ओवरराइड होगा। फिर से सी की वैल्यू बी को जाएगी। अब देखो सी में लास्ट की वैल्यू देखना है क्या है, क्योंकि 45 तो चला गया, लास्ट में क्या स्टोर था उसमें, मेरे में 10 था, ये देखो। अब ये 10 बी को जाएगा, तो ये 10 जाएगा बी को, तो बी में 2 था, निकल जाएगा और क्या आएगा 10 आएगा, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए 2। अब देखो लास्ट में ए को प्रिंट कर, लास्ट में ए में क्या वैल्यू है 2 स्टोर है, बी में क्या स्टोर है 10 स्टोर है, सी में क्या स्टोर है लास्ट की वैल्यू देखो। अगर और भी हम कुछ स्वैप करते, कुछ नंबर इसी को देते, असाइन करते असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से, तो रिजल्ट और भी कुछ चेंज हो जाता। बट इतना रिजल्ट पे हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट 2 10 10, क्या आना चाहिए 2 10 10। ये देखिए, अब देखिए जिन्होंने भी 2 10 10 दिया है उनके लिए सही है, ओके। एंड जिन्होंने अगर रॉन्ग आंसर है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप समझ जाओगे ना, अरे नहीं, अरे ऐसा हमने सोचा था, ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से सोचना है। असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा राइट की वैल्यू लेफ्ट को असाइन करेगा, क्योंकि हम सीख ही रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं। जब राइट की वैल्यू लेफ्ट को असाइन करेगा, वैल्यू को ओवर राइट करता जाएगा, देखिए ना। हम जब मैंने सबसे पहले हमने इस वैल्यू में क्या रखा 10 था, बट हमने ए की वैल्यू सी को दे दी, तो सी में क्या था 45, तो ए की 10 वैल्यू सी को गई ना,
तो सी में जो 45 था उसके ऊपर ओवरराइट होगा, न्यू वैल्यू क्या होगी उसके ऊपर, ओवरराइट होगी, एंड यही वैल्यू आगे काउंट होगी ना, क्योंकि 45 तो चला गया, उसकी मेमोरी में अब क्या है, 10 स्टोर है। अब जब भी आप सी को आगे यूज करोगे तो इतना याद रखना, अब सी में 10 वैल्यू रहेगी। हो सकता है बाद में भी चेंज हो, बट जो लास्ट में वैल्यू क्या स्टोर हो रही है उसको आपको चेक करना है। तो अगर ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है, ऐसे डायग्राम निकालो और स्वैप कर दो, तो इजीली आपको आउटपुट मिल जाएगा, इजीली इससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा और करेक्ट रिजल्ट मिलेगा, याद रखना। ठीक है, तो ऐसे आप डायग्राम में करो, वेरिएबल्स को स्वैप कर दो तो इजीली आपको मिल जाएगा। तो लास्ट में वैल्यू को ऐसे ओवरराइट करते जाना, तो लास्ट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, चाहे कितना भी असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों ना हो, राइट। ठीक है, तो ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सो इस तरीके से हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स हो जाएगा, देन कंपैरिजन, लॉजिकल, इन सारे ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे, बट इन सारे ऑपरेटर्स को हम करेंगे आगे कल के सेशंस में कंटिन्यू। सो हम कल इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, एंड इस वाले पार्ट को असाइनमेंट ऑपरेटर्स के आगे वाले, और कल ऑल इसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है।